नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश बजट 2021 ग्रोथ की वैक्सीन में आपका स्वागत है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के जरिए कोविड हित अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की कोशिश की है। एफएम ने ग्रोथ ओवर डेफिसिट को चुना और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में मेजर स्पेंडिंग के साथ साथ एमएसएमई क्षेत्र के बजट को भी दोगुना कर दिया है। आज हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ही जायजा लेने वाले हैं एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम मिस्टर पी उदय कुमार, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड प्लानिंग एनएसआईसी। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जयकांत सिंह साहब, हेड स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टीम ऑफ एनएसडीसी, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, चेयरपर्सन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड रिसर्च आईएएफटी, आप सभी का धन्यवाद। इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, हम बताना चाहेंगे हम मौजूद हैं एनएसआईसी बिजनेस पार्क में। डॉक्टर बिंद्रा, शुरू आपसे करते हैं। अब आप हमें ये बता सकें डॉक्टर बिंद्रा, जिस तरह से एफएम ने इंडिकेट किया था बजट से पहले, बजट लाइक नेवर बिफोर, और बजट जो आया है, जिस विजन के साथ ये बजट पेश किया गया है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? और इसमें खासकर जो एमएसएमईज, जो इकोनॉमी की बैकबोन है, उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद। पहला बात यह है कि बड़ा करेज चाहिए सरकार को कि वोट वाला बजट छोड़ के ग्रोथ वाला बजट पे फोकस किया जाए। तो मैं कहूंगा कि ये वोट वाला बजट तो नहीं था, ये ग्रोथ वाला बजट था। इसमें आम आदमी के लिए इमीडिएटली तो कोई कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है कि आपको एक स्टेरॉइड का कुछ वैक्सीनेशन कर दें और फटाफट सबका कैश फ्लो एकदम बढ़ जाए। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली है कंजम्पशन, दूसरी कंजम्पशन होती है और तीसरी भी कंजम्पशन है। और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में किसी तरह से कैश फ्लो को बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे बिजनेसेस की ग्रोथ पे, इकोनॉमी की ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे आगे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, उस पर काफी काम किया गया है। और इन पर्टिकुलर एमएसएमईज के लिए या एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के लिए उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बजट से पहले हमने देखा था कई सारे कदम उठाए गए थे। मैं ये देखता हूं कि एमएसएमईज को इस समय सपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें काफी काम भी किया गया, जिसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। मैं पर्टिकुलरली एडटेक सेक्टर की 2 मिनट बात जरूर करूंगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन या स्टार्टअप्स की आज 4,500 स्टार्टअप्स है इंडिया में। मुझे लगता है एजुकेशन के एरिया में आज 6,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है बजट एलोकेशन में पिछले बार के मुकाबले। अगर आप ध्यान से देखें, इस समय एजुकेशन हमारी एक वो महत्वपूर्ण बैकबोन है जिससे बहुत बड़ा अंतर लाया जा सकता था। मुझको लगता है स्टार्टअप्स के लिए कम से कम 25,000 मेंटर्स की आवश्यकता है आज देश में, सोलोप्रेन्योर्स के लिए, वॉन्टरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि एमएसएमई बनने से पहले वो सोलोप्रेन्योर या वॉन्टरप्रेन्योर रहता है जिसको आगे बढ़ना है। तो आज एजुकेशन में मुझे लगता है कि जैसे आईएएस है या आईएफएस है, इसी तरह से इंडियन टीचर सर्विसेज भी होना चाहिए और उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, हम आपके पास लौट कर आते हैं। उदय कुमार जी, आप हमें बता सकें, एमएसएमईज को लेकर हमने देखा कोविड टाइम में कई स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिए गए, और जहां तक बजट की बात है उसमें ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, 15,700 करोड़ कर दिया गया है। उनकी हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, उनको किस तरह से आप लोग आगे योजना बना रहे हैं इस बदलते दौर में? ये जो 15,000 करोड़ ऑल टाइम हाई अलॉटमेंट, बजट अलॉटमेंट किया, इसमें एक्चुअली आप जो इनर साइड में देखिएगा तो एक्चुअली इसमें बहुत कुछ डिबेट कर सकता है, बट एक्चुअली ये 15,000 करोड़ अलोकेट करने से एमएसएमई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉरल बूस्टिंग आता है। एक्चुअली अभी क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, जो एमएसएमई इज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर अमंग ऑल द इंडस्ट्रीज। इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज इसमें एक्चुअली आपका जो नंबर ऑफ एमएसएमईज है, 6 करोड़ एमएसएमईज है, इसका डिपेंडेंट करके ऑलमोस्ट 110 मिलियन एम्प्लॉयज़ भी इसमें डिपेंडेंट है एक्चुअली। सो इसको गवर्नमेंट का जो इट्स गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा एमएसएमईज के लिए, एंड दिस 15,000 करोड़ बजट एड्स टू दैट मोरल बूस्टर। ओके, प्रोफेसर जोशी, ये बता सकें, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, उसमें एक वी शेप रिकवरी की बात हो रही है। साथ ही ये जो एक बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें इंडिया पर सबकी निगाहें थी। इस बजट को आप किस नजरिए से, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे? और एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए अब इनोवेशन पर, नई तकनीक पर, बेहतर क्वालिटी पर, कई मोर्चों पर काम करना होगा। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज के मद्देनजर आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को, उस बैकड्रॉप में? नहीं, देखिए, ये बजट अगर आप देखते हो एमएसएमईज के लिए, तो दिस हैज बीन ए ट्रांसफॉर्मेशनल बजट। अभी तक मतलब आई एम कवरिंग बजट फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स, तो हर बजट के अंदर उसका एनालिसिस ये आता था कि किस चीज़ की कीमत बढ़ गई और किसकी घट गई। दूसरे दिन अखबार कहते थे ये महंगा और ये सस्ता, बट इट वॉज ए ग्रेट स्ट्रेटेजिकल बजट विच द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस टाइम, वेयर इन एमएसएमई में जैसा कि उन्होंने बताया कि 15,000 करोड़ का है, बट मोर देन दैट व्हाट इज देयर इज
कि अब हमने वोकल फॉर लोकल पर पहली बार ध्यान दिया है मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद के जितने भी बजट आए उसमें. And this is probably the first time when the government is very serious about promoting the local production. If the local production gets promoted, it is the MSME and the small entrepreneurs who gets absolutely benefited. अब इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम जो अभी तक हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को थी, it is not the mere incentive, the basically to create an ecosystem, and this budget creates an ecosystem. सबसे पहले MSME की मदद के लिए, वो मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता चल रहा है, it has striked the basis of the the inverse duty structure. Now, inverse duty structure always existed in this country, and this has been responsible for widespread and blind imports of small products which can be manufactured in India, be it toys and mobile. ओके और आपने कहा वोकल फॉर लोकल को इससे एक पुश भी मिलेगा. जयकांत साहब ये बता सकें, अब नया दौर है तो फिर इसमें स्किलिंग की जहां तक बात है, इसको आप कैसे देखेंगे? वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 की बात है एक तरफ, तो उसमें न्यूअर स्किल्स, पोस्ट पेंडेमिक दौर है तो उसमें भी नए तरह के हुनर की जरूरत. बजट से आपने क्या पाया? स्किलिंग इकोसिस्टम में आगे क्या उम्मीद करें? आगे की राह कैसे दिखती है? एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई. अभी हमने सुना कि 6,000 करोड़ कम कर दिया गया पिछले वर्ष से. तो प्रायोरिटी करना है सरकार को कि हमारे पास संसाधन लिमिटेड है. अभी की स्थिति में हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई. इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में जो कंसीविंग टाइम है, क्या हम अगली बजट में ज़्यादा फंड कर दें? अभी तो हम प्रिपरेशन और प्लानिंग चल रहा है. हिंदुस्तान में क्या रहा है, एक अगर बेसिक डिफरेंस देखें कि विदेश डेवलप्ड क्यों है और हम कहाँ पे पिछड़ जाते हैं, तो हमारी प्लानिंग टाइम इतनी कम होती है और हम प्लानिंग में टाइम ही नहीं लगाते. हम एग्जीक्यूशन करते हैं, उसी समय प्लानिंग करते हैं. तो एक तो मेरे ख्याल से सरकार उस दिशा में एक संकेत जरूर दी है कि हम पॉलिसी लाए, प्लान करें, फिर बजट पंप करेंगे. एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए इस समय किन स्ट्रैटेजीज पर, कैसी रणनीति पर काम करना होगा? अपनी सोच में कैसे परिवर्तन लाना होगा इन नए मौकों की अगर बात हो रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग जरूर इंप्रूव किए. आज शायद हम 63rd रैंक पे हैं, पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में 190 देशों में आज अभी भी हम 140 से पीछे चल रहे हैं. आज अभी भी वो सिंगल विंडो सिस्टम जिसकी आवश्यकता है, अगर आपको बंदूक खरीदनी है हमारे देश में तो 28 लाइसेंस में काम चल जाएगा, और अगर रेस्टोरेंट खोलना है दिल्ली में तो 43 लाइसेंस चाहिए. आपने पूछा कि एमएसएमई को खुद क्या करना चाहिए. पहला, एमएसएमई को ध्यान रखना चाहिए कि जो वो बिजनेस शुरू कर रहा है, जितना हो सके टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करे, क्योंकि स्पीड और स्केल टेक्नोलॉजी से आएगी, खाली पीपल से नहीं आती है. केवल आपके पास जो पीपल होने चाहिए वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तब जब आप टेक्नोलॉजी को क्विकली अडेप्ट करें. अपने बिजनेसेस को ऐसा देखें कि उधार में काम ना करें, कैश फ्लोज को मजबूत रखें, क्योंकि अगर आपका मार्जिन भी घट रहा है और आपका सेल्स भी घट रहा है, दोनों घट रहा है, तो इस समय प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया. एडवर्टीजमेंट मत करिए. कोविड के कारण डिजिटल टेक्नोलॉजीज आज 7 साल आगे आ चुकी हैं. वी आर 7 years ahead of it. आज एडटेक के अंदर मैं क्विकली एक लाइन बताऊंगा आपको कि what was happening to e-commerce in 2013-14 is happening to edtech right now. मतलब winds of change are blowing at a fast speed. आप ये बता सकें उदय कुमार साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने देखा जीएसटी उसी के लिए लाया गया था. अब जीएसटी को और सरल करने की बात कही गई है. रॉ मटेरियल एक बड़ा हेडेक बन गया था डे टू डे ऑपरेशंस में एमएसएमईज के लिए. उसकी जिस तरह से कॉस्ट काफी बढ़ गई थी कई रॉ मटेरियल्स की, उस फ्रंट पर भी जिस तरह से कुछ काम किया गया. रॉ मटेरियल के फ्रंट पर आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बिंद्रा ने बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड टाइम. इंडिया में एक्चुअली लाइक कोविड के पहले एक्चुअली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एमएसएमईज के लिए एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं थे एक्चुअली. बट ड्यूरिंग द कोविड के बाद लॉकडाउन के टाइम में इसको मजबूरी हो गया एक्चुअली, लाइक हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पड़ेगा एक्चुअली. एंड सेकंड इज एक्चुअली लाइक एज पर द challenges are concerned, like the raw material is one of the perennial challenges for the MSMEs. Of course, NSIC has been trying to do little bit on facilitating the raw materials at a very competitive price to the MSMEs. But we also face challenges like आपको भी देखा होगा actually recently जो raw material prices भी इतना sky rocketing हो गया actually. हम लोग फिर उसको भी ministry में take up किया. We have talked to associations. We have taken up with even the raw material suppliers. And in fact actually like जो इवन इंडियन रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी, कई रॉ मटेरियल सप्लायर हम लोग भी कोऑपरेट किया. प्रोफेसर जोशी ये बता सकें, हमने देखा बजट में टेक्सटाइल क्षेत्र की भी बात की गई है और टेक्सटाइल क्षेत्र बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है. इसमें मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है.
कहा जा रहा है 3 साल में करीब 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें किन बातों का ध्यान रखना होगा उस बैकड्रॉप में, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उनकी जो मार्केट्स हैं उनको देखते हुए हमें किस तरह की स्ट्रैटेजीज पर आगे मूव करना होगा? ये टेक्सटाइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड वेयर द गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स अटेंशन। अगर आप टेक्सटाइल में देखते हो तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। इंडिया प्रोड्यूसेस मोर कॉटन देन अमेरिका। अमेरिका प्रोड्यूसर ओनली 3/4 ऑफ द कॉटन, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वी आर नो वेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा क्या है कि टेक्सटाइल पार्क इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉटन में हम नॉर्मली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो या तो फैब्रिक है हमारा है और या फाइबर है। द ओनली थिंग इज वी नीड टू गो इनटू वैल्यूएडेड प्रोडक्ट एंड देन अच्छा, आप जैसा कि आपने इसमें बांग्लादेश में देखा कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 2 decades हैज ग्रोन अप एंड बांग्लादेश हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। वियतनाम जैसे आया, लेकिन इंडिया का बिकॉज ऑफ ए कंप्लीट सप्लाई चेन, कंप्लीट वैल्यू चेन इन टर्म्स ऑफ द टेक्सटाइल एंड द स्किल ऑफ दीज पीपल। अच्छा, दूसरा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है मेगा टेक्सटाइल। So I think mega textile parks are there, to cater to the requirement for the, for the high-end level. But at the same time, India has got small artisans. उसमें हैंडलूम है, कुछ हैंडीक्राफ्ट है, कुछ हमारे यहाँ पे सिल्क है, जैसे बनारसी सिल्क है, मैसूर सिल्क है, इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी सिल्क है। सो ऑल दो स्मॉल थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सो आई एम वेरी श्योर दैट इट विल सर्टेनली boost value addition, technology upgradation and integration of the complete value chain in the textile sector, and more importantly is providing employment. Okay. One last thing I will tell you, the secret of success of China's growth lies in their SEZs, very meticulously they brought. China's growth, story started not because of a domestic market, it started because of the international प्रोफेसर जोशी, market. हम आपके पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2021 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कैसा रहा है। एक जयकांत साहब आपसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। बजट में हमने अब जब बात हो रही है अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, वर्कफोर्स को करना होगा, बजट में मेंशन हो रहा था कि यूएई के साथ पार्टनरशिप हो, जापान के साथ इंडस्ट्रियल वोकेशनल स्किल्स की बात हो। उन स्किल्स की जो बात हो रही है, जो आगे बढ़ना है, उनको इंडियन रिक्वायरमेंट्स, हमारी लोकल ज़रूरतों के हिसाब से किस तरह से रेडी करते हुए आगे बढ़ा जाएगा? जापान के साथ 2 साल पहले भी हमने किया था, और जापान को जिस तरह की रिस्पांस मिली है उससे और उत्साहित होकर उन्होंने कहा है कि अब रेसिडेंशियल भी दे देंगे। पहले 5 साल के लिए ही वीज़ा दे रहे थे लोग। तो कहीं ना कहीं जापान सरकार को भी इससे लाभ मिला है और वो इंकरेज्ड हुए हैं। दूसरी तरफ अगर यूएई की बात करें तो लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग उनकी आवश्यकता है। वो यहाँ पे हमारे बच्चों को, ट्रेंड जो बच्चे हैं, जॉइंट सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, स्विट्ज़रलैंड से चल रही है आईटी के लिए खासकर। तो अन्य देशों के साथ भी अगर हमें, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया शुड बिकम द स्किल कैपिटल, तो स्किल कैपिटल हम ऐसे ही बनेंगे जिस तरह आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम भी अपने मैन पावर, और ये आप इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री, गांधी जी के ज़माने में बैरिस्टर बाहर जाया करते थे, उसके बाद इंजीनियर बाहर जाया करते थे। अभी टाइम है जहां हम स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता हम पूरे विश्व को यहाँ से भेज सकते हैं। Okay. और उस दिशा में हमने पूरे विश्व की एक सर्वे करवाई है और कंट्री टू कंट्री उस पर इंटरेक्शन जारी है मंत्रालय की तरफ से। राइट सर। डॉक्टर बिंद्रा, ये बता सकें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो जिस तरह से कोविड टाइम में हमने देखा है, और उसको लेकर छोटे कारोबारियों को एक बात समझ आ गई कि हमें ग्रो करने की बात तो एक पहलू है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए भी वो ज़रूरी है। इसको बूस्ट करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इंसेंटिवाइज या क्या कुछ और स्टेप्स लिए जा सकते थे? क्या आप देखते हैं उस फ्रंट पर? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे आपने पूछा, बहुत अच्छी। एक मैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि कई बार एमएसएमई, ये छोटा व्यापारी, ये सोचता मुझको टेक्नोलॉजी आती नहीं है, मुझको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। पर छोटे से लेके बड़े तक सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम, एक्सट्रीम कस्टमर सेंट्रिसिटी। टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए जब आप ये ध्यान से ढूंढेंगे मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप टेक्नोलॉजी लोगों से बनवा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऊबर जो है, जितनी टैक्सीज के कारण परेशानियां हो रही थी और महंगी टैक्सियां मिलती थी, वो कारण है ऊबर और ओला के जन्म का, टेक्नोलॉजी नहीं है केवल। तो क्या है वो? कंज्यूमरिज्म है। सबसे पहले एमएसएमई को समझना पड़ेगा कि मैं वो कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम को पकड़ूं और उसके बाद टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको सॉल्व करूं। तो 2 स्टेप हैं। टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने से पहले वो कंज्यूमर की एक अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढे। इससे फायदा क्या होगा? इससे होंगे 2 फायदे। पहला, अगर आप अर्जेंट बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढ पाएंगे, छोटे छोटे नए गड्ढे ढूंढेंगे, छोटे छोटे नए गैप ढूंढेंगे, तो आपको माल उधार पे नहीं बेचना पड़ेगा।
और दूसरा आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि मैं बना दूंगा आप मशीन में बैठ के, लेकिन इनोवेटर ये सोचता है कि नई प्रॉब्लम कौन सी है जो मैं सॉल्व कर दूं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल नहीं है। जी उदय साहब, ये बताएं आप हमें, जिस तरह से अभी न्यूअर अपॉर्चुनिटीज की बात भी हो रही है और दौर कॉम्पिटिटिव भी बहुत है, इसमें नए बाजारों तक जाने में मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये भी क्रूशल होगा, जिस पर छोटे कारोबारी उतना फोकस नहीं करते। ये इस फ्रंट पर आप क्या कहेंगे? मार्केटिंग के फ्रंट पर आप लोगों की तरफ से एमएसएमई कम्युनिटी के लिए आपका क्या संदेश है? या थैंक यू। एक्चुअली लाइक मार्केटिंग बात करने से एक्चुअली देयर आर दो तरीका है। एक तो मार्केटिंग फॉर द ओपन कंज्यूमर्स, अनदर फॉर द मार्केटिंग टू द गवर्नमेंट। अभी क्या क्या लाइक अभी लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 10 years में गवर्नमेंट एमएसएमई प्रोक्योरमेंट को मैक्सिमम फोकस कर रहा है। एक्चुअली पहले ये फोकस नहीं थे। एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ने लेके आए थे मैंडेटरी 25% प्रोक्योरमेंट टारगेट फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी इसको बहुत काफ़ी सक्सेस हो गया। एक्चुअली ये जो डेटा है पहले किसी के भी कुछ आइडिया नहीं थे, अभी सभी डेटा एक्चुअली हमारा जो वेबसाइट्स में है, एमएसएमई संबंध पोर्टल में है, एमएसएमई समाधान पोर्टल में है। इनफैक्ट एक्चुअली लाइक 25% कई PSUs सरपास कर दिया एक्चुअली। एंड फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली लाइक फॉर द मास मार्केट, आप जो डॉक्टर बिंद्रा बोलने के जैसे वी नीड टू क्रिएट अ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट यूटिलिटी को क्रिएट करने की जरूरत है। इट शुड बी डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट, तभी एक्चुअली ऑटोमेटिकली मार्केट विल इवॉल्व। उसका सपोर्ट सिस्टम है, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल फैसिलिटेशन, वेदर इज अ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स, वेदर इट इज लाइक अ फाइनेंशियल एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट। इसका फैसिलिटेशन के लिए लाइक एमएसएमईज इंक्लूडिंग लाइक एमएसएमई मिनिस्ट्री, एनएसआईसी भी बहुत मदद कर रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट एक्चुअली लाइक इसमें ये अपॉर्चुनिटी में मैं और एक पे बोलने जाऊँगा। एक्चुअली नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज क्रिएटेड अ फंड ऑफ फंड्स, एनएसआईसी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट इज गोइंग टू बी इट इज ओपनिंग 50,000 crores. 50,000 crores is going to be available for MSMEs, progressive MSMEs, growth-oriented MSMEs, to upscale them, to outgrow. They have to, using this 50,000 crores through the private equity route, they can become corporates. Ultimately, इसका क्या है, इंडिया में जो चाइना में जो स्मॉल MSME टुडे ग्लोबल ब्रांड बन गया एक्चुअली। जो जॉब वर्क करते थे एप्पल एंड बिग ब्रांड्स को, अभी नाउ दे आर competing, they are rather they have grabbed the market from the market leaders. So India में भी ऐसी चीज होना चाहिए actually. Now I think the climate is now evolving actually. I think with the support of government, with the technology adoption, with facilitation of finances through the fintech platforms, with raw materials, I think there are some gaps somewhere available, but I think maybe now I think we can overcome all this. ओके, चलते चलते हम आपका एक फाइनल वर्ड लेना चाहेंगे। आपका एक मैसेज प्रोफेसर जोशी अंत में एमएसएमई कम्युनिटी के लिए, स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी के लिए। एमएसएमई आप इनोवेटिव होइए, नए विचार लाइए और नए विचार के साथ go ahead the value line using the latest technology and integration of information and communication technology. So you need to have a disruptive entrepreneurship like disruptive marketing. So you need to have a reach beyond traditional channels, bringing out newer products, innovative products and customer centric products with higher brands, and try to achieve the efficiency so that you stand in the competition very very distinguishedly. ओके, डॉक्टर बिंद्रा, बजट में कुछ कोई और ऐसी चीज जिसके आप एक्सपेक्टेशंस थी या उम्मीद थी जिस पर जोर होना चाहिए था चलते हुए? हाँ ज़रूर, बजट में मैं चाहता था कि अगर हो सके कि हम एजुकेशन पे और फोकस ज़रूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसके बारे में आपने बताया कि नया एजुकेशन पॉलिसी में कुछ काम किया गया, पर मुझको लगता है कि अगर ऑनलाइन कंजम्पशन बढ़ा है, अगर ऑनलाइन कंजम्पशन 8 गुना बढ़ा है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट 16 गुना बढ़नी चाहिए थी टू रिमेन अहेड ऑफ द कर्व। दैट वाज वन। अगर आप जितना ज़्यादा इस समय डिजिटल कंजम्पशन, आज 7.5 घंटे का मोबाइल टाइम हो गया, स्क्रीन टाइम हो गया इस समय। अगर स्क्रीन टाइम 7.5 घंटे का हो गया तो उसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को जितना ज़्यादा अडेप्ट करूँ, उसमें केवल 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो मुझको लगता है कम से कम भी 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पे। राइट साहब, लास्ट वर्ड जयकांत साहब आपका। चर्चा एमएसएमई की हो रही है और एमएसएमई देश के रीढ़ हैं, बैकबोन हैं। अगर आज देश को उन्नति करना है तो एमएसएमई को आगे बढ़ना होगा, और देश की भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, अगर बजट भी देखें, कोविड के समय में भी जो दिया गया था एडिशनल फंड्स, वो सारी ये फोकस कर रहा है कि एमएसएमई को आगे लेकर जाना है। MSME की और जहाँ तक इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, आपने जस्ट इसके पहले पूछा था, तो डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो हमारी मंत्रालय चलाती है, उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज सबको दिए जा रहे हैं, मैंडेटरी।
और उसके साथ आप सिडबी का देखें, एमएसएमई, इनके सारे स्कीम्स, आप माइनॉरिटी की बात करें, हुनर हाट वो लगवा रहे हैं पूरे देश में, 4-4 दिन 10-10 दिन के हुनर हाट लगवा रहे हैं जिसमें आर्टिजन्स को लेकर पर ये जो स्किलिंग की जहां तक बात है कि स्किलिंग मैपिंग के अकॉर्डिंगली भी आगे पूरी उस तरह से रोड मैप तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस क्लस्टर में जिस तरह की स्किलिंग की जरूरत है उसके वर्कफोर्स को उस फ्रंट पर बढ़ना कितना जरूरी होगा? सरकार ने स्किल फंड बना दिया, स्किल फंड दे दिए हैं, इंडस्ट्री को इसको ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट भी उनके हाथ में दे दिया है। हमें इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, इंडस्ट्री और बेनिफिशियरी सबको अब समझना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। बेनिफिशियरी को भी ये देखना होगा कि अगर मैं अभी एवरेज क्लास अटेंडेंस की बात करूं तो कहीं बहुत अच्छा है, कहीं कम है, तो हमें एवरेज अटेंडेंस बहुत अच्छा करना है। बेनिफिशियरी को समझना चाहिए कि इससे हमें लाभ हो रहा है। इंडस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड कि उनकी डिमांड क्या है। मैं बार बार स्कीम में हमारी सरकार कही है कि जो डिमांड ओरिएंटेड है पहले हम उसकी स्किलिंग करें। तो वी आर ओपन, वी विल वेलकम, लेट इंडस्ट्री कम फॉरवर्ड। हम अपनी स्तर पे कोशिश ये कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री के साथ जा रहे हैं। हमने सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया है। सेक्टर स्किल काउंसिल का काम ही यही है कि इंडस्ट्री से वो डेटा गैदर करें कि कहाँ पे किस ट्रेड की रिक्वायरमेंट है स्किलिंग की, और उसको हम फुलफिल करें। साहब, आपका एक लास्ट वर्ड ये बता सकें, ये जो नया साल अब है, आप कैसे आगे की राह देख रहे हैं? 2020 तो सभी के लिए बहुत टफ रहा कई मोर्चों पर, अब आगे क्या आपका लास्ट मैसेज सर? मैं एक्चुअली आपने बोले थे टफ थे, हम लोग को एक्चुअली टफ नहीं फील कर लेते। फर्स्ट क्वार्टर वाज टफ थे। उसके बाद एक्चुअली लाइक लॉकडाउन के बाद आई थिंक दैट पेंड अप डिमांड वाज सो हाई। एक्चुअली आई टोल्ड यू लाइक वी सोल्ड द हाईएस्ट raw material during the month of October actually. So what I feel is actually 21-22 is going to be the best year for India, especially for the MSME sector, because even before the budget, the Atmanirbhar package has really cleared the decks. And the budget ka the 15,000 crores allotment hai, plus again the allotments for various sectors like health or infrastructure. I'm sure actually it's going to have a catalytic effect, and it's going to boost up the morale of the MSMEs. And we are there actually. We are also going to roll out a lot of new schemes which will provide all kind of a support, whatever the professor was talking actually. This ecosystem is getting evolved. I can tell you like MSME will be the buzzword and the days to come. And I want to see like most of this school, I mean like college students and unemployed to take up entrepreneurship as their livelihood and all their self-employment activity. Right, sir. I think India will definitely grow and outgrow. राइट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उदय कुमार साहब, जयकांत जी, डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू, प्रोफेसर जोशी, आपका भी शुक्रिया। तो अभी के लिए इस खास पेशकश में उतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एमएसएमईज के सामने जो ग्रोथ के मौके होंगे उन्हें टैप करने के लिए एमएसएमईज खुद को बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।